हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ये कल रात से लगातार चर्चा में चल रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है रूस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर, जो कि मास्को के नज़दीक है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति के 4-5 अलग अलग जगह आवास हैं आधिकारिक तौर पे, और ये भी नहीं पता होता है पब्लिकली कि वो कब किस जगह पे रहने वाले हैं। काफ़ी चौक चौबंद सुरक्षा होती है, तो राष्ट्रपति जी को तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रूस ने जिस तरह का आरोप लगाया है वो काफ़ी गंभीर है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन उसके पहले हम आगे बढ़ें तो आपसे मैं कुछ बातों के लिए अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सेकेंडरी फ्रेंड, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी टॉपिक आपके लिए रिसर्च करके लाते रहते हैं। तो आज की चर्चा जो है वो है कि लगातार पिछले 3 साल से ज़्यादा लंबा अरसा बीत चुका है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। और शुरुआत जिस तरह से हुई थी वो ये है कि यूक्रेन चाहता था कि यूरोपियन यूनियन का उसे हिस्सा बना लिया जाए, नाटो में वो शामिल होना चाहता था। इन मुद्दों को रशिया ने एक तरह से अपने ऊपर अप्रत्यक्ष तौर पर यूरोप और अमेरिका के दबाव के तौर पर देखा, जिससे कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और एक तरफ से जिस तरह से उसने क्रीमिया पर कब्जा किया, दैन फिर उसके बाद वो लगातार जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है उस पर लगातार कब्जा करता चला जा रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे प्रयासों के बाद भी अगर वो पीस ट्रीटी या डील के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने अब नाटो में शामिल होने की जिद तो छोड़ दी है, लेकिन तब भी वो ये कहता है कि जिस तरह से नाटो के मेंबर्स कंट्री को इस बात का एक सुरक्षा मिलती है कि अगर किसी भी नाटो मेंबर के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो वो सभी देशों के ऊपर माना जाएगा। वे कहते हैं उसी तरह का एक हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए जिससे कि रशिया के किसी भी हमले से बचाव के लिए यूरोप और अमेरिका एकजुट होकर के उसकी रक्षा के लिए आए। दूसरी बात, वो कहता है कि नाटो का भले मुझे मेंबर नहीं बनाई, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर उसे बना लिया जाए। तो इन मुद्दों पर वहीं रशिया अड़ा हुआ है। वो कहता है कि जितने बड़े हिस्से पर अब तक हम कब्जा कर चुके हैं वो पूरा का पूरा हिस्सा दिया जाना चाहिए रशिया को। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस ट्रीटी के लिए जो प्लान रखा था उसमें भी यही बात थी। हालांकि बाद में फिर उस पर कुछ जब आपत्ति जताई यूक्रेन ने, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, फिर उसमें कुछ बदलाव किए गए, तो अभी वो कदम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। लेकिन इसी दौरान जब दोनों ही देशों के बीच में रस्साकसी चल रही है, यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा सौदेबाजी करना चाहता है, रसिया टस से मस नहीं होना चाहता है, एक बड़ा कदम उठाया यूक्रेन ने, ऐसा जो कि रशिया ने आरोप लगाया है, और उसने व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर आक्रमण कर दिया। हुआ क्या, देखिए, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने हाल ही में मास्को के नज़दीक पुतिन के सरकारी आवास नोवगोरोड में 91 ड्रोन जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं इनसे हमला किया है। और हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है रशिया को किसी भी तरह का। सभी जो भी आए, जितने भी हमले हुए, तो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी को मार गिराया। चलिए, तो ये एक बड़ी खबर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जब ये खबर डोनाल्ड ट्रंप को जाती तो वे कहते हैं, एक पत्रकार वार्ता में वे आशंका जता रहे थे जिस तरह की कि अगर यूक्रेन जिस तरह से टॉमहॉक मिसाइल्स की डिमांड करता था वो हमने क्यों नहीं दिए, तो आज वो इस घटना से वो चीज़ बिल्कुल साबित हो रही है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही जेलेंस्की लौटे हैं ट्रंप से वार्ता करके अमेरिका से, और अचानक से यह हमला हुआ। तो यहाँ एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी थी क्या, या रशिया के राष्ट्रपति को इस तरह की पहले से जानकारी दे दी गई थी कि उनके ऊपर ऐसा कोई हमला हो सकता है जिसके कारण उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट था। ये सारे प्रश्न मिस्ट्री के तौर पे हम देखें, रहस्य के तौर पे, जिनके उत्तर धीरे धीरे समय के साथ मिलेंगे और दोनों ही देशों में से कोई ना कोई यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रोन से, जो कि यूक्रेन ने खुद ही अपने देश के अंदर बनाए हैं, 91 ड्रोन से रशिया के राष्ट्रपति के आवास पर जहाँ हमला किया। लेकिन यूक्रेन का दावा कुछ और है। यूक्रेन साफ साफ कहता है कि रशिया पीस ट्रीटी नहीं चाहता है, वो जितना यूक्रेन का हिस्सा पे कब्जा कर रखा उसे नहीं छोड़ना चाहता है, और वो यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है और यहाँ पर शांति वार्ता पटरी से उतर जाए इसलिए, और नए हमलों के लिए
मौका मिल जाए या फिर उनको जस्टिफाई कर पाए, उन्हें उचित ठहरा पाए कि क्यों किया। तो जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने जो भी कहा वो झूठ है और शांति वार्ता को वो रोकना चाहते हैं, पटरी से उतारना चाहते हैं, और नए हमलों को सही ठहराने के लिए वे इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिससे कि रशिया अगर और भी ज़्यादा हमले अपने बढ़ाता है तो कह सके कि वे प्रतिक्रिया में दिए गए हैं। और यह बात रशिया ने ऑलरेडी कह भी दी है। रूस ने कहा कि शांति वार्ता पर पुनर्विचार करेगा और जवाबी कार्रवाई की भी वो बात कहता है। तो जिस तरह की आशंका जेलेंस्की जता रहे हैं वह भी गलत नहीं है, और दुनिया जानती कि ऐसा तो होना ही था। अगर मान लीजिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के सीधे आप उसके आवास पर अटैक करोगे तो प्रतिक्रिया तो होनी ही है। अब यहाँ सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या हुई। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जो कि लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि दोनों ही देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस डील साइन हो जाए, उन्होंने कहा कि पुतिन से उन्होंने बात की और कहते ये अच्छा नहीं हुआ, ये एक तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये आतंकवादी हरकत है और वे इसकी निंदा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह की आशंका यूरोप के कई देश जता रहे थे कि अमेरिका पूरी तरह से पीस डील में भी रशिया के साथ था, अब यहाँ पर अगर रशिया प्रतिक्रिया के स्वरूप में कुछ नए आक्रमण करता है यूक्रेन के ऊपर, तो यहाँ पे जस्टिफाई कर देगा रशिया, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता हैं वे यहाँ पर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये जो घटना हुई ये प्रतिक्रिया के तौर पर हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत का पक्ष देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक चिंता जताई है। वे कहते कि शांति प्रयासों को इससे धक्का लगेगा। हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए कि शांति किसी भी तरीके से बनी रहे, लेकिन अब यहाँ पे शांति बहुत दूर की बात लगती है। सवाल उठता है कि अब जो अमेरिका जो कोशिश कर रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो पीस एग्रीमेंट की बात कर रहा है, अब ऐसे में उसका क्या होगा। और दुनिया को एक नए संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस घटना ने उसमें कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया है, और ये एक दूसरे के ऊपर ना केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बल्कि अब ये हमले के लिए उचित वजह भी बताने लग जाएंगे कि रूस के ऊपर जिस तरह से आक्रमण किया, रूस के राष्ट्रपति के आवास पर जो आक्रमण किया, इसलिए अब रशिया के आक्रमण पूरी तरह से जायज़ हैं, चाहे वो नागरिक इलाकों के ऊपर भी क्यों ना किए जाएं। कुल मिलाकर के अगर यहाँ बात की जाए तो ये जो युद्ध है इसे रोकने के लिए रशिया बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा है, और जेलेंस्की के बारे में जो जानने को मिल रहा है धीरे धीरे करके कि ये बहुत ही जिद्दी प्रकृति के व्यक्ति हैं, ये अपनी जिद के आगे यूक्रेन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और जिस तरह के उग्र राष्ट्रवाद होता है ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिससे कि आम जनता को सफ़र करना पड़ता है। हालांकि अगर यहाँ पे पीस डील में एक चीज़ और है कि अगर शांति स्थापित होती है तो जेलेंस्की को कराने पड़ेंगे यूक्रेन में चुनाव, और ऐसे में यहाँ पर उन्हें इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है कि दोबारा से चुनाव जीत के ना आ पाएँ, इसलिए वे भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने इस तरह की राय जताई है। हालांकि जो भी सच है वो अभी स्पष्ट रूप से सामने पूरी तरह से नहीं आया कि हमला के पीछे जेलेंस्की या यूक्रेन का हाथ है, या रशिया ने ही साजिश के तहत अपने राष्ट्रपति के आवास पर कोई इस तरह का अटैक। तो तय मान के चले कि यहाँ पर अभी रशिया की बात भी सही है कि उसके ऊपर अटैक किया है। जेलेंस्की की बात को इसलिए नहीं माना जा सकता है, मतलब संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि जिस तरह के जेलेंस्की का जो रवैया रहा है जिद्दी टाइप का, वो यहाँ पर साफ साफ दिखता है। तो दोनों ही देश इस वक्त पूरी दुनिया की शांति को अशांति में बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो आज का जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुआ, इससे आप काफ़ी कुछ रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव है उस विषय में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला IAS अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज IAS। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अगला वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ नए रिसर्च हुए हैं, उससे एक जो कारण जो थे उसमें एक और नया तथ्य जुड़ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आखिर पतन हुआ कैसे। तो कई सारी जो पुरानी थ्योरीज हैं वो अब बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि नए अध्ययनों से जो पता चल रहा है वो वाकई में एक
कुछ नई जानकारियों को प्रकाश में ला रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए, अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। मेरा नाम है यशोवर्धन और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।